उड़ती उड़ती खबर आई, आशीष सर लेट हो गया आज। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो जुकाम हुआ है क्या? नहीं, अभी हो गया है जुकाम, तो ऑलरेडी हो चुका है, पुराना हो गया अब तो बस ठीक होने के ट्रैक पे है, बस हो जाए जल्दी से। ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से, मैंने कहा था ना 3D के क्वेश्चन करेंगे एक आधे पहले, फिर उसके बाद हम 2D शुरू करेंगे। तो ये 3D का ये वाला क्वेश्चन टूट पड़ो फटाफट से। ये क्वेश्चन 8th 9th में आया हुआ, एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक में है, अब इसको गलत मत करना, अच्छा सा नहीं लगेगा मुझे, ठीक है। सर आज क्लास क्यों लगाई है? मन कर रहा था, मन की ना सुने। बताओ। हमारा मन नहीं है, पढ़ लो ना। सर कॉम्बिनेशन की क्लास मंडे को। बच्चों को पता भी नहीं होगा शायद आज क्लास है यार, थोड़ा सा अनयूजुअल टाइम पे क्लास है आज। मैं मैसेज कर देता हूँ एक बारी, भाई क्लास नहीं मिस होनी चाहिए किसी बच्चे की, गलत बात है। करो करो, मैं इतने ड्राइंग बना रहा हूँ, इसकी आंसर बताओ तुम।
चलो भाई, इतनी देर तो बहुत होती है, समझ आ गया होगा तो इतने में हो गया होगा, नहीं तो होगा ही नहीं अभी। क्या किया इन्होंने यहाँ पे, एक किसान है उसने ना 20 मीटर गहरा कुआं खोदा। मतलब ऐसे फ्लैट जमीन होती थी, ऐसे फ्लैट जमीन थी, उसने क्या किया, कुआं खोदना शुरू किया, कुआं खोदना शुरू किया और 20 मीटर डाउन चला गया। कितना डाउन चला गया बच्चों? 20 मीटर डाउन चला गया। 20 मीटर नीचे तक कुआं खोद दिया उसने। ठीक है, ऐसे चल रहा है कुछ। अब इमेजिन करो, कुआं खोदा जा रहा है, ऊपर से तो सर्कुलर ही होगा ना, कुआं खोदा जा रहा है, ऊपर से सर्कुलर ही खोद रहा है वो। अब वो कुआं खोद रहा है, कुछ मिट्टी निकलेगी नीचे से, मिट्टी निकलेगी, पत्थर निकलेंगे, नीचे से निकलेंगे वो सारा कुछ। उसने क्या किया, कुआं वो यही वाला है, यहाँ तक है वो कुआं, देखो ये यहाँ तक ये खोदा था ना इसने, ये वो वाला 20 मीटर वाला कुआं है, ये है वो 20 मीटर। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो कुआं खोदा था इसने वो 20 मीटर का, उसमें से जो सारा सामान निकला था, उस सामान से ऊपर एक सारा का सारा चबूतरा बना दिया, तटबंध बना दिया, एम्बैंकमेंट बना दिया। देखा होगा ना आपने, ये इस टाइप का कुछ बना होता है कुएं के अराउंड, ऐसे रेड कलर में। ठीक है, आपको दिखा भी देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा तो। देखो, आप सभी ने गांव में देखा होगा, जड़ों से जुड़े हुए लोग हो आप सभी, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ बना होता है ना, एम्बैंकमेंट बना होता है। अभी बिल्कुल देसी वाला है, जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ, एक तो ईंटों पत्थरों से बना होता है, ये बिल्कुल देसी है, जैसे जमीन से निकाला हुआ जो भी था, पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह, उसी से बना दिया ऊपर। तो ये देखोगे ना, तो इस लेवल से नीचे तो कुआं खोदा हुआ है, इसके अंदर से जो निकला है ना, उसी मिट्टी, उसी कंकड़, उसी पत्थर से ऊपर बना दिया। ठीक है, मतलब कहने की बात है, 28 मीटर की डायमीटर, 28 मीटर का डायमीटर, मतलब रेडियस कितनी हो गई बच्चों? 14 मीटर की रेडियस हो गई। तो 14 मीटर की रेडियस, 20 मीटर का डेप्थ, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसमें से जो सामान निकाला गया, वो सामान बता सकते हैं हम कितना है, वॉल्यूम कितनी है, बता सकते हैं क्या? बिल्कुल यार, फॉर्मूला होता है हमारे पास सिलेंडर की वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। वो क्या आएगा, 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 14 स्क्वायर इंटू एच, ये आ जाएगा। तो 14 का 2 गुना 28, 28 का 2 गुना 56, 56 का 2 गुना 112, 112 का 11 गुना करना है, 12,200, 320। तो यहाँ से जो सामान निकाला हमने, वो कितना कितना निकाला, इतना सामान निकाला हमने इसमें से। क्या यहाँ तक बात क्लियर है भाई? अंदर से जो निकाल रहे हो, सब वॉल्यूम निकाल रहे हो, वो कितने निकाल रहे हो? 12,320 वॉल्यूम निकाल रहे हो। ठीक है,
सामान जो निकला है, मिट्टी निकली है, कंकड़ निकले हैं, पत्थर निकले हैं खोदने पर, तो वो वॉल्यूम हो गई ना सारी की सारी, वो सारी की सारी वॉल्यूम होगी। तो खोद के कितनी मिट्टी, कितना कंकड़, कितना जो सामान निकाला है वो कितना है, तो 12,320 मीटर क्यूब है। अब उसी सामान का इस्तेमाल करके ना हमने बनाया ये एम्बैंकमेंट, ये एम्बैंकमेंट बनाया है। ठीक है, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो क्या, ऊपर से ये ऐसा दिख रहा है, साइड से ये ऐसा दिख रहा है, ये तो सारा क्या है, ये तो सारा मटेरियल लगा हुआ है वो है ना, ये तो कोई ये बता सकता है कि ये वाली रेडियस कितनी होगी, ये रेडियस कितनी होगी, कोई बता सकता है कि एम्बैंकमेंट की पूछ रहा हूं मैं, एम्बैंकमेंट के केस में ये रेडियस कितनी होगी, कोई बता सकता है क्या, बताओ तो। ये फंसे बहुत सारे बच्चे। अब बच्चों ये कुएं की रेडियस ही तो है, एम्बैंकमेंट का क्या लेना देना है इसके अंदर, देखो ये यही तो है, ये वाला सर्कल ही तो है, और यही वाला सर्कल नीचे सीधा सीधा आ ही रहा है, तो जो कुआं खोदा गया है उसी की रेडियस ही तो हुई है, तो ये अंदर वाली रेडियस है, ये इनर रेडियस है, और ये 14 ही होगी। बिल्कुल बढ़िया। और एम्बैंकमेंट की विड्थ कितनी है, 11 मीटर, मतलब इसकी चौड़ाई है 11 मीटर, ये जो इतनी सी है ना, ये वाला पोर्शन, ये चौड़ाई ये 11 मीटर है। तो अगर कोई आउटर रेडियस पूछेगा ना आपसे, आउटर रेडियस कितनी है, तो आउटर रेडियस आप बता सकते हो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आउटर रेडियस, 14 प्लस 11 कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 11 यानी कि 25 मीटर। 14 मीटर 25 मीटर, इतनी इतनी हो जाएगी इनर एंड आउटर रेडियस, इतना आ गया। सही है यार, बढ़िया है, बहुत सही है, दोनों बातें सही है, बढ़िया है। अब मुझे अगर एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम निकालनी है, मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को कोई बता सकता है, सिर्फ एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम निकालनी है मेरे को। एम्बैंकमेंट क्या है, अंदर से खोखला है, खाली है, ये जगह खाली है ना, देखो जान बना रहा हूं मैं, ये जगह खाली है, सिर्फ मुझे मटेरियल की वॉल्यूम निकालनी है। एक तो होता है कि उसके अंदर कितना पानी आएगा, वो वाली वॉल्यूम, ना 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 वो नहीं, मटेरियल की वॉल्यूम निकालनी है मुझे, मटेरियल कितना लगा है, मटेरियल की वॉल्यूम निकालनी है मुझे कि मटेरियल कितना लगा है। कैसे निकालोगे, सुनो ध्यान से, बहुत प्यारी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आप आउटर रेडियस लो, आउटर रेडियस से जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी, पाई, मान लो बड़े वाला बार वाली रेडियस जो है ना कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर एच आएगी। ठीक है, पर जब आप पाई आर स्क्वायर एच निकालोगे ना, तो बेसिकली आप ये सारी की सारी वॉल्यूम निकाल रहे हो, सारी की सारी नहीं चाहिए, इसमें से ये अंदर वाली हटा दो, तभी आपको एम्बैंकमेंट की मटेरियल की वॉल्यूम मिलेगी। अंदर वाली वॉल्यूम हटा दो, अंदर वाले छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम हटा दो, तो छोटे वाले सिलेंडर में छोटे वाली रेडियस हम आर मान लेते हैं, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, इसमें से ये घटा दो आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की वॉल्यूम पता लग जाएगी। पाई एच कॉमन निकाला, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ जाएगी। पाई मतलब 22/7, एच आपने निकालना है, कैपिटल आर कितना है 25, 25 का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 14, 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, ये आ गई आपके पास मटेरियल की वॉल्यूम। ये मटेरियल कहाँ से आया था, ये मटेरियल यहीं से तो आया था, इधर से, बट आपको करने की जरूरत नहीं थी इसको सॉल्व, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 14 14 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14 इंटू एच, वहां पे एच क्या था 20 मीटर था, मतलब वहां वाली वॉल्यूम डायरेक्टली इक्वेट कर दी हमने। ठीक है, तो ये भी तो पाई ही था, तो बस इसको सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा, पाई से पाई कट गया, इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 11 इज इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू 20, ये आ रही है वैल्यू। अब कट कुछ भी नहीं रहा, क्या हो रहा है, कट कुछ भी नहीं रहा लेफ्ट राइट में आपस में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 14 का 14 गुना और उसका डबल, तो 196 का डबल करोगे तो 400 माइनस 8, 392 आएगी वैल्यू, नीचे आएगी शून्य, और 39 का 11 टाइम्स करोगे तो 39, 3 प्लस 9 12, 429 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है,
तो ये आपके h की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी, इनमें से आपको जो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये 429 का अगर आप देखोगे तो 9 टाइम्स जा रहा है कि 8 टाइम्स जा रहा है, नहीं 8 टाइम्स तो कम हो जाएगा, ज्यादा 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स कितना हुआ इसका, 3 6 1, 9 टाइम्स जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा ये। नाइन पॉइंट वन, 9.1 आ रहा है कुछ, 9.14 ये आएगा। बी ऑप्शन, डिवाइड करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, या फिर अलग अलग नंबरों से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड कर दो, फिर 13 से कर दो, फिर 3 से कर दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा उस पॉइंट पे। तो 9.1 तक मैंने निकाल लिया था, आगे 4 है ऑप्शन में, ऑब्वियसली बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था। बताओ समझ में आया, आया कि नहीं आया, बता दो यार। 8th क्लास एनसीईआरटी, हाँ पहचान लिया तुमने। सर आउटर रेडियस का फिर बता दो। इनर रेडियस पता लगी, ये तो इनर रेडियस वही वाली है ना, देखो ये है इनर रेडियस, ये वाली देखो, ये वही तो है जो कुआं खोदा था। तो जो कुआं खोदा था उसी की रेडियस है वो, तो सीधा सीधा इनर रेडियस तो 14 मीटर आ गई वो। तो आउटर रेडियस बतानी है आपने, तो ये थिकनेस, ये वाली थिकनेस आपको दी हुई है, ये देखो 11 मीटर की है। तो देखो ये पूरी इतनी तो हो गई 14, देखो इतनी तो हो गई 14, इतनी हो गई 11, तो 14 प्लस 11 पूरी कितनी हो गई 25, इसलिए 25 आ गया ये। तो आउटर रेडियस का इस्तेमाल करके अगर वॉल्यूम निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच पूरी वॉल्यूम आ जाएगी। इनर रेडियस का इस्तेमाल करके वॉल्यूम निकालोगे तो ये आएगी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच घटा दोगे तो आपको इस वाले पोर्शन की वॉल्यूम मिल जाएगी, इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की वॉल्यूम मिल जाएगी। ठीक है, तो बस यही करना था आपने, सीधा सा सरल सा साधारण सा। ठीक बात, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर हम शुरू करेंगे हमारा 2D। लगभग लगभग अच्छे अच्छे सवाल सारे कर लिए थे हमने उस दिन। चलो जी सीधा ही शुरू करते हैं, सीधा ही शुरू करते हैं। मैं फाइल ऐड कर रहा हूँ, रुकना। पहले तो करेंगे हम फॉर्मूलाज को, ध्यान से समझिएगा सभी के सभी। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति 2D की बात करेंगे हम सबसे पहले, जिसके अंदर हमारा जो मेन यहाँ पे सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी कि आयत जिसको हम कहते हैं, शुरुआत हम आयत से करने वाले हैं, स्क्वायर से करने वाले हैं। रेक्टेंगल, इसकी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इसको अलग अलग तरह से समझेंगे। 2D भी बहुत इंटरेस्टिंग है 3D की तरह। 2D जो होता है ना पेपर पे एग्जिस्ट करता है, सिर्फ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपको इसके लिए ना ज्यादा आपको फॉर्मूलाज वगैरह भी कोई ऐसी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि भैया आपका बैंक एग्जामिनेशन का मेंसुरेशन कितना ज्यादा सिंपल है। हो तब आएगा जब आपका मान लो सीईटी आ गया ना, तब समझ में आएगा, यूं नहीं आएगा।
तो मेंसुरेशन जो एसएससी वाले बच्चे हैं तो वो समझ सकते हैं, मेंसुरेशन काफी ज्यादा डीप आता है एसएससी में। आपके केस में मेंसुरेशन बहुत सिंपल आता है। तो बात करते हैं रेक्टेंगल की। हाँ जी, सबसे पहली बात, रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं सारे के सारे। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद ये जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, ये बराबर भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। मतलब ए बी जो होता है, ए बी सी डी के बराबर होता है, बी सी जो होता है वो ए डी के बराबर होता है। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ये कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये वाले कोण आप देख पा रहे हो, एंगल्स देख पा रहे हो, 90 डिग्री के होते हैं। लंबी वाली साइड को हम लेंथ बोल देते हैं, लंबाई बोल देते हैं। छोटे वाली साइड को हम ब्रेड्थ बोल देते हैं, चौड़ाई बोल देते हैं। आमने सामने वाली बराबर है तो ये भी लेंथ कहलाएगी और ये ब्रेड्थ कहलाएगी। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ। डिनोट इनको किया जाता है एल से और बी से। इसके अंदर सबसे पहली चीज होती है एरिया। भाई अगर आपने एरिया निकालना है यानी कि क्षेत्रफल निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया का फॉर्मूला ये होता है। सही है, बढ़िया। और उसके बाद अगर आप बात करो पेरीमीटर की, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है बच्चों? पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ। किसकी लेंथ? बाउंड्री की। ये जो बाउंड्री चल रही है ना, ये पूरी की पूरी बाउंड्री है, जो इस पूरी की पूरी बाउंड्री की लेंथ निकाल लेना ही पेरीमीटर कहलाता है। चलो निकाल लेते हैं हम भी फिर। यहां से लेके यहां तक कितनी है? एल है प्लस बी है प्लस एल है प्लस बी है। तो एल है प्लस बी है प्लस एल है प्लस बी है। तो 2 बार एल है, 2 बार बी है, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 इंटू एल प्लस बी है। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, उनकी भी बात कर लेते हैं। इसके जो डायगनल्स हैं, एक तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर बराबर काटते हैं, और दोनों बराबर भी होते हैं डायगनल्स। जैसे कि अब इसके डायगनल की लेंथ आपको बताऊं तो वो होती है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में काटते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, सब बराबर है और सब होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 के बराबर। मैं इस बारे में थोड़ी सी और रोशनी डालता हूँ, इसके ऊपर ध्यान से सुनना। अब ऑब्वियसली आप जानते हो कि ये एल है, ये बी है, ये इसका डायगोनल हो गया, 90 डिग्री है ये। तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल पी क्यू आर की, तो ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे क्या, कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस की थ्योरम, पाइथागोरस का सिद्धांत लगेगा। पाइथागोरस का थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस का सिद्धांत लगेगा। और मान लो ये जो डायगोनल है इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो ये डी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। बहुत काम की चीज है। तो पूरा का पूरा, अगर ये पूरा का पूरा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आधा क्या होगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। ये भी आधा क्या होगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। वैसे ये आधा क्या होगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। ये भी रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। तो सब बराबर होंगे और होंगे रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 के बराबर। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। रेक्टेंगल का ही छोटा भाई है ये स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर
भी एक तरह का ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती हैं और वो किसी ए के बराबर होती है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर है, वो किसी ए के बराबर है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एरिया क्या आ जाएगा बच्चों आपका, वहां होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ होगा ए इंटू ए, यानी कि साइड स्क्वायर। बात अगर पेरीमीटर की जाए, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ। इसकी चारों बाउंड्री बराबर है, इधर से देखोगे तो ए है बाउंड्री, इधर से देखोगे तो ए है बाउंड्री, इधर से देखोगे तो ए है बाउंड्री, इधर से देखोगे तो ए है बाउंड्री। तो जोड़ोगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4A हो गई बाउंड्री। तो ये आ गया पेरीमीटर। बात अगर की जाए डायगोनल की, तो ये डायगोनल कितना है, अभी समझाया था, उसी तरह से देखो। अब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ये डायगोनल है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये ए है, ये भी ए है। हम बात कर रहे हैं पी क्यू आर की। तो डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2A स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर निकला, ए आ गया, रूट टू, ए रूट टू। तो डायगोनल की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ए रूट टू आ गई। क्या वैल्यू आ गई डायगोनल की, ए रूट टू। तो ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बढ़िया है। ठीक है, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है, ये भी बहुत अच्छी चीज है अपने आप में। अगर आप स्क्वायर को देखो, स्क्वायर कई चीजें सिखाता है आपको। स्क्वायर के अंदर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जो थोड़ा सा रेक्टेंगल से हटके होती है, इसके अंदर भी सारे डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। ये जो है ना डायगोनल्स के जो टुकड़े हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, आधे आधे डायगोनल है सारे, ए रूट टू बाई टू, ए रूट टू बाई टू, ए रूट टू बाई टू है। पर इसके साथ साथ ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का भी बनता है। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। सब डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलरली काटते हैं, ऐसा रेक्टेंगल में नहीं होता, स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये एक और खास चीज थी। इधर भी एंगल सारे 90 डिग्री के तो होते ही हैं, दिख भी रहे हैं क्लियरली, पता भी लग रहे हैं, सब 90 90 90 भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये दो खास चीजें थी इसके बारे में, अपने हाथ से नोट करते रहिए तब जाके बात बनेगी। अब हम आगे सीखेंगे सर्कल के बारे में। किसके बारे में, सर्कल के बारे में। अभी सर्कल की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना सर्कल। हमने देखा भैया एक पॉइंट था, उससे डी डिस्टेंस, आर डिस्टेंस की दूरी पे हमने दूसरा पॉइंट लिया। फिर हम कह रहे हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं स्टैंडर्ड, और देखूं कि आर के ही डिस्टेंस पे और कितने पॉइंट्स हैं, तो मैं देखता गया, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये भी आर के डिस्टेंस पे, 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 ये भी आर के आर के आर के आर के आर 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 के डिस्टेंस पे, ये सारे के सारे पॉइंट्स है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आर आर के डिस्टेंस पे हैं, इस पॉइंट से। मैं देखता गया देखता गया देखता गया देखता गया, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स थे। और जब इन सब इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाया, जब सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला दिया हमने, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स जो थे वो सारे के सारे उन्होंने सर्कल बना दिया। सर्कल का मतलब होता है बेसिकली, ये आपके सामने जो मैंने बताया अभी, दो, एक पॉइंट से बराबर दूरी रखने वाले बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऐसी बात है। और जो ये जो डिस्टेंस है जो सबका बराबर था आपस में, उस डिस्टेंस को रेडियस बोल दिया जाता है, आर बोल दिया जाता है, रेडियस। ठीक है, अगर इसी रेडियस को मैं एक्सटेंड कर दूं दूसरी तरफ भी ऐसे, तो इधर से भी एक रेडियस हमें मिल जाती है, और ये आर प्लस आर बन जाती है। और इस ए बी को हम बोल देते हैं, ओ बी हो या ओ ए हो, उसको रेडियस बोलेंगे। पर अगर बात ए बी की हो जाए तो ए बी को हम डायामीटर बोलेंगे, ए बी को हम डायमीटर बोलेंगे। ठीक है,
इसके अंदर अब सर्कल के अंदर क्या चीज पड़ने वाली है, सर्कल का एरिया। सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और सर्कल की अगर पेरीमीटर की बात की जाए, बाउंड्री की लेंथ, तो यहाँ पे पेरीमीटर का नाम बदल जाता है। पेरीमीटर अपनी जगह ठीक है, पेरीमीटर भी कह सकते हैं वो। देखो आपको पेरीमीटर और सरकमफेरेंस के बीच में डिफरेंस समझाता हूँ। देखो पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, सरकमफेरेंस का मतलब होता है परिधि। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ, बाउंड्री की लेंथ। पर बात अगर सरकमफेरेंस की जाए तो उसका मतलब होता है सर्कुलर बाउंड्री की लेंथ। तो अगर वो सर्कल के केस में आपसे पेरीमीटर पूछ दे चाहे सरकमफेरेंस पूछ दे, बात तो एक ही हुई, अलग अलग बात तो नहीं हुई। तो चाहे सरकम पूछेगा सरकमफेरेंस ही, क्योंकि सर्कुलर है बाउंड्री। तो सरकमफेरेंस का यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। देखो पाई की वैल्यू अगर एग्जामिनर नहीं देता है कोई, तो आपको 22/7 लेनी होती है। पर अगर एग्जामिनर कह दे कि पाई की वैल्यू 3 लो या 3.14 लो या 3.2 लो या 3.1 लो, तो वही लेनी है जो उसने दी है। पर अगर उसने कोई वैल्यू नहीं दी सवाल के अंदर, तो आपको 22/7 लेनी होती है। ठीक है, इसके ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखना है, एक तो एरिया पाई आर स्क्वायर, एक 2 पाई आर। इसके अलावा सर्कल में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं सेक्टर एंड आर्क। सबसे पहले हम सीखेंगे सेक्टर। ये पूरा का पूरा सर्कल है, उसमें से मान लो सिर्फ मैं इतने हिस्से की बात करूं। ठीक है, इस हिस्से की बात कर रहा हूं अगर मैं, ये जो हिस्सा कहलाता है ना, ये हिस्सा कहलाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है इस एंगल पे। अब ये एंगल क्या है वो डिपेंड करता है, थीटा एंगल है मान लो, ये थीटा एंगल पे बेस्ड है। ठीक है, तो बच्चों आप एक बात बताओ, सेक्टर का एरिया पूछेगा आपसे, अगर पूछेगा ना एग्जामिनर, तो एग्जामिनर पूछेगा एरिया ऑफ सेक्टर, और उसके लिए आपको एंगल भी बताएगा कितना है। तो वो कैसे निकाला जाता है बच्चों, देखो जब पूरा का पूरा एंगल था, पूरा का पूरा एंगल था, जब ये पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है, इस पूरे के पूरे एंगल, ये पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री है। मान लो सेक्टर ना होता, ये 360 डिग्री एंगल की हम बात कर रहे होते, तो पूरा सर्कल ही सेक्टर होता है एक तरीके से। तो 360 डिग्री एंगल होता अगर, तो एरिया क्या होता फिर? अगर 360 डिग्री एंगल होता तो एरिया क्या होता? तब एरिया होता पाई आर स्क्वायर। जब 1 डिग्री एंगल होता तो क्या एरिया होता? पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। और जब थीटा डिग्री एंगल होता तब क्या होता? तब होता पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू थीटा। तो क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल थीटा? ये आ गया थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लो, आपने एक सेक्टर का एरिया निकालना है जहां थीटा जो है वो 30 डिग्री है और रेडियस जो है वो है 84 सेंटीमीटर। तो क्या एरिया आएगा इस जगह पे? आप निकाल लो। एरिया क्या होता है? थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा, एरिया फॉर एंगल थीटा। थीटा 30 डिग्री है, इधर 360 डिग्री है, तो इधर आ गया पाई यानी कि 22/7
इंटू आर स्क्वायर मतलब 84 इंटू 84। तो इधर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कटेगा 12 बार, 12 का 7 गुना 84, ये कट गया। द आंसर विल बी 84 का डबल यानी कि 168 का 11 गुना। तो 1 8, 8 6 14, 6 और 1 7 और 1 8, 1848, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्या हमने भी यही निकाला था? सर आर्क और सेक्टर का क्या डिफरेंस होता है अभी बताऊंगा ना। स्फेयर और सर्कल का क्या डिफरेंस है, एक बच्चा पूछता है। स्फेयर तो हो गई बॉल, बॉल होगी स्फेयर, पूरी एक बॉल है वो स्फेयर है, 3 डायमेंशनल। पर सर्कल होता है सिर्फ और सिर्फ ये गोल शेप जो सिर्फ पेपर के ऊपर एग्जिस्ट करती है, रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता सर्कल कभी भी। सर्कल एग्जिस्ट करेगा तो दीवार पे बनी हुई शेप होगी, ऐसे सर्कल को हाथ में नहीं पकड़ सकते आप कभी भी, समझ रहे हो। ये एक शेप है जो दीवार पे बना सकते हो, पेपर पे बना सकते हो, टॉयज पे बना सकते हो। एक बच्चा कहता है सर रोटी सर्कुलर होती है, कौन कहेगा रोटी सर्कुलर होती है? कितने बच्चे कहेंगे रोटी सर्कुलर है? कितने बच्चे कहते हैं रोटी सर्कुलर है? रोटी सिलेंड्रिकल होती है। सर चूड़ियां सर्कुलर होती हैं, चूड़ियां सिलेंड्रिकल होती हैं, कंगन सिलेंड्रिकल होते हैं। ऑल दीज आर सिलेंडर्स जिनकी थिकनेस बहुत कम होती है पर होती तो है। सर कॉइन, क्या कॉइन की थिकनेस नहीं होती? नालायक को कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताओ, इसको तुम बोल रहे हो कि ये कॉइन सर्कुलर है, ठीक है, ऊपर से सर्कुलर दिख रहा है, जरा ध्यान से देखना, क्या ये थिकनेस नहीं है कॉइन की? थोड़ी सी थिकनेस है ना कॉइन की? बताओ बताओ बताओ, थिकनेस है ना? चाहे थिकनेस बहुत कम है पर है तो सही ना, है तो सही ना। तो वो सिलेंड्रिकल है। कोई भी 2D चीज को आप हाथ में पकड़ ही नहीं सकते, कोई भी 2 डायमेंशनल चीज को आप हाथ में पकड़ ही नहीं सकते। सर्कल जितने भी होंगे वो किसी दीवार पे, किसी खिलौने पे, किसी पेपर पे प्रिंटेड होंगे, पेन से ड्रॉ कर सकते हो सिर्फ आप उसको। स्फेयर 3 डायमेंशनल है क्योंकि उसकी 3 डायमेंशन है, 3 अलग अलग डायमेंशन है। एक सर्कल जो जो एक स्फेयर होता है ना, वो आप देखोगे ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है और बाहर की तरफ भी एग्जिस्ट करता है। आप बॉल को पकड़ोगे ना, इस तरफ भी डायमेंशन है, इस तरफ भी डायमेंशन है, बाहर की तरफ भी डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल है। चलो वापस आए अब। सेक्टर तो ये हो गया। आर्क क्या होती है? आर्क चाप कहते हैं जिसे, वो क्या होता है? अब ये सर्कल है, तो ये जो है ना, ये एक सर्कुलर आर्क है। ये जो है ना, ये बनी हुई है जो, ये सर्कुलर आर्क है। जैसे सेक्टर एरिया का हिस्सा होता है ना, आर्क जो होती है वो सरकमफेरेंस का हिस्सा होती है। अब ये थीटा डिग्री पे, ये थीटा पे बना हुआ है, थीटा पे बना हुआ है। जब थीटा डिग्री एंगल है तब मान लो जब थीटा डिग्री एंगल है तब हमने बताना है कि उसका लेंथ, आर्क की हमेशा लेंथ पूछेगा वो, लेंथ ही बता सकते हो इसकी तो, इसकी तो लेंथ ही बताई जा सकती है, लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछेगा। देखो मान लो पूरा 360 डिग्री एंगल हो, तो आर्क क्या हो जाएगी? पूरे सर्कल पे फैल जाएगी। मान लो 360 डिग्री एंगल हो गया पूरा का पूरा, तो आर्क जो है पूरे सर्कल पे फैलेगी। तो जब 360 डिग्री एंगल है तब लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? पूरे सरकमफ्रेंस जितनी है, मतलब 2 पाई आर है। जो 1 डिग्री एंगल है तब लेंथ ऑफ आर्क क्या है? 2 पाई आर ओवर 360 डिग्री। जब थीटा डिग्री एंगल है तब क्या होगा? 2 पाई आर ओवर 360 डिग्री।
into theta. So this will be theta over 360 degree into 2 pi r. ठीक है जनाब, तो ऐसा चल रहा है। तो यार अगर आपको कोई बोले कि लेंथ ऑफ आर्क निकालो, जिसके अंदर वो बोल दे कि थीटा जो है वो 45 डिग्री है, रेडियस जो है वो 14 है, निकालो जरा। तो आप कैसे निकालोगे? जल्दी करो, फटाफट करो। थीटा कितना है? 45 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर मतलब 14। ठीक है, तो 7 का 2 गुना 14 गया, 45 से 90 का 4 गुना होता तो 45 का 8 गुना होगा, 4 गुना 2 गुना 11 गुना, तो 11 सेंटीमीटर की आर्क है। अगर ये 14 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये 11 सेंटीमीटर की आर्क है। बताओ जी, क्या कहते हो? ठीक बात। आर्क कुछ भी नहीं है, इस लेंथ का नाम है आर्क। कि भाई जब 45 डिग्री का एंगल होगा तो उस 45 डिग्री के एंगल पे आर्क की लेंथ क्या होगी, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। चलो अब आ जाओ सेमी सर्कल के ऊपर, आ जाओ आधा सर्कल। कौन सा सर्कल? आधा सर्कल, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। अर्धवृत्त की बात करेंगे। पूरा सर्कल था, उसको बीच में से आधा काट दिया, पूरे सर्कल को आधा काट दिया, ये आ गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल विद रेडियस आर, सेमी सर्कल विद रेडियस आर। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? देखो जब पूरा सर्कल था तो क्या एरिया था? पाई आर स्क्वायर था ना। अब आधा सर्कल हो गया तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2। सिंपल सी चीज। अब दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपसे कोई पूछे सरकमफ्रेंस, अगर आपसे पूछे कोई पेरीमीटर, दोनों बातें अलग अलग होंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सर्कुलर, यहाँ पे सर्कुलर भी है, बाउंड्री सर्कुलर भी है और फ्लैट भी है। तो अगर कोई सरकमफेरेंस पूछेगा ना इसका कितना है, सरकमफेरेंस के टाइम पे आप ये वाली चीज तो नहीं लोगे ना, क्योंकि सर्कुलर बाउंड्री नहीं है। सरकमफेरेंस के टाइम पे आप सिर्फ ये लोगे। तो बच्चों जो पूरा सर्कल था तो इसकी लेंथ क्या थी? 2 पाई आर। तो इसकी लेंथ क्या आ गई? 2 पाई आर का आधा यानी कि पाई आर। तो ये सरकमफेरेंस है बच्चों, ये जो रीजन है ना पूरा का पूरा, ये सरकमफेरेंस है। बात अगर पेरीमीटर की जाएगी तो वो पूरा आएगा, ये तो आएगा ही आएगा पाई आर वाला सेक्शन, इसके साथ ही ये भी तो आएगा। पेरीमीटर को कोई लेना देना नहीं होता बाउंड्री सर्कुलर है कि कैसी है, पेरीमीटर को चाहिए बाउंड्री की लेंथ बस। तो ये वाला तो आ गया पाई आर, ये क्या आएगा? ये वाला आर प्लस आर, 2 आर, ये आ जाएगी पेरीमीटर। तो ये दो तीन बड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें हैं इसमें। आगे बढ़ते हुए ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के यहाँ पे दो अलग अलग तरह से टाइप्स होते हैं। ट्रायंगल को थोड़ा समझो, तीन भुजाएं हैं,
3 भुजाएं हैं ट्रायंगल्स की, और जो तीनों भुजाएं हैं मैं एक फाइल ऐड कर रहा हूँ, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, रुकना। देखो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइड्स के हिसाब से जो टाइप्स होते हैं। साइड्स के हिसाब से सबसे पहला टाइप जो होता है कि भाई 3 तरह के टाइप्स हैं। एक, जिसके अंदर आपके जो एंगल्स हैं वो तीनों बराबर होते हैं। एंगल जो है वो तीनों बराबर होते हैं, सॉरी, साइड्स भी तीनों बराबर हैं और एंगल्स भी तीनों बराबर हैं। तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगी और तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा, जिसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। अगर कोई भी दो साइड्स बराबर होंगी, तीसरी साइड अनइक्वल होगी, तो उसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो इक्वल साइड्स होती हैं और उन्हीं के सामने वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जैसे। इसी के साथ ही तीसरे वाला होता है स्केलन ट्रायंगल, जिसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं हम। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीनों ही अनइक्वल होती हैं, तीनों ही एंगल अनइक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। अब एंगल से समझो। एंगल्स, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, कोई एक एंगल 90 डिग्री का अगर हो गया, तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसके अलावा अगर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम के हैं, तो उनको बोलते हैं न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर कोई एक एंगल, यहाँ पे कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का अगर हो जाता है, कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का अगर हो जाता है, तो उसे हम अधिक कोण ट्रायंगल, अधिक अधिक कोण त्रिभुज कह दिया जाता है उसे। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का हो जाता है। तो ये फर्क है तीनों में आपस में। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसे बोल दिया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल को, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। अब बात यहाँ पे शुरू नहीं, यहाँ पे अभी हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीजें शुरू हो रही है। एरिया कैसे निकालना है? सबसे पहले, जब कोई स्केलन ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों के तीनों साइड्स जो होंगी वो अनइक्वल होंगी, बराबर नहीं होंगी। तो मान लो एक साइड है ए, एक साइड है बी, एक साइड है सी, मान लो इसका एरिया निकालना है आपको। तो इसके लिए आपके पास जो हथियार है वो है हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है सबसे पहले काम करो, एस निकालो। एस, एस माने सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, मतलब जितना पेरीमीटर है, पूरा पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर होता। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एरिया कैसे निकालोगे? एरिया का डायरेक्ट एक फॉर्मूला आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला होगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपके सामने एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, बड़ा ही सीधा सा, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला में पुट करना, आंसर तैयार। एबीसी साइड्स की लेंथ है ट्रायंगल की,
सेमी पेरीमीटर यानी कि आधा पेरीमीटर अगर आप देखोगे कितना आएगा, पूरा पेरीमीटर है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी पूरा पेरीमीटर है, तो आधा पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर आएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये आ गई s की वैल्यू, बस a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, s की वैल्यू निकल गई है। तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट ये आ जाएगा एरिया, और हेरॉन्स फॉर्मूला से इस तरीके से निकाल लेना। अब मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके सामने, उसका एरिया कैसे निकालोगे? बहुत ज्यादा यूज होने वाला, बहुत ही ज्यादा सिंपल। राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो उसके अंदर ही आपको दिया गया बेस, इधर आपको दिया गया है हाइट, तो एरिया जो होगा इसका वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया हो जाएगा। बहुत ज्यादा यूज होने वाला, बहुत सीधा सा। मान लो एक एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर 10 सेंटीमीटर की रेडियस, इधर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये लगा लो इधर 8 सेंटीमीटर है, इधर 6 सेंटीमीटर है। तो अगर आपने इसका एरिया निकालना है तो हाफ इंटू 8 इंटू 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ ही आते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी, इसके बाद अगली चीज पे जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जब जब होगा तो आपने उसका एरिया कैसे निकालना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर है, एरिया क्या आएगा? √3/4 ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। याद रख लो, डायरेक्टली इसकी डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रख लो। डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया जो होता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है। ठीक बात, ये हो गया। अब मान लो आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाए, एक ऐसा ट्रायंगल आ जाए जिसमें दो ही साइड्स बराबर है बस, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये कोई और ही साइड है, मान लो बी साइड है ये। तो जो बच्चों जब आप इसके अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, तो वो नीचे बी को दो बराबर हिस्सों में काट देगा, b/2 b/2। ठीक है। अब बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें हाइपोटेनियस आपके पास है, बेस आपके पास है, तो परपेंडिकुलर निकाला जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर, ये निकल जाएगा। ये निकल गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया भी आ जाएगा। तो ये तो बड़े आराम से निकल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं बड़े सीधे से तरीके से, और ट्रायंगल्स में यही था। लास्ट एंडिंग नोट पे आते हैं अब हम। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेपीजियम की, बहुत ज्यादा यूज होता है ये ट्रेपीजियम, इसका फॉर्मूला भी बड़ा प्यारा सा है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो तो पैरेलल साइड्स होती हैं, देख पा रहे होगे कौन सी पैरेलल साइड्स हैं? ए बी एंड सी डी। और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, बी सी एंड ए डी। अब इसका पेरीमीटर निकालना तो कुछ भी नहीं है, सारी साइड्स को जोड़ दो, कोई पूछता भी नहीं है इसका पेरीमीटर। पर कोई चीज काम की है इसकी तो वो है इसका परपेंडिकुलर, ए ई। मान लो ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर है इसका। ठीक है,
ये मान लो इसको हम बोलते हैं बेस 1, इसको बोल देते हैं बेस 2, किसको, पूरे CD को बोल देते हैं बेस 2, पूरा का पूरा जो CD है ना, इसको बोल देते हैं बेस 2। बेस 1, बेस 2, बेस 1 बेस 2 हो गया, ये हाइट हो गया। तो इसका जो एरिया है वो यही होता है, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, ये इसका एरिया होता है। तो डायरेक्ट आ सकता है, ध्यान रखना है इस चीज का, हाफ इंटू बेस 1 इंटू बेस 2 प्लस हाइट इंटू हाइट। इसके अलावा जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जैसा कि नाम ही बता रहा है, ऑपोजिट साइड्स इसकी बराबर होती हैं। और बहुत, ये पैरेललोग्राम तो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, पूरा तो नहीं पढ़ेंगे हम इसके अंदर, और जो काम की चीज है सिर्फ वही सीखेंगे। और सबसे काम की चीज थोड़ी बहुत समझने वाली इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो बात अगर हम करें इसकी प्रॉपर्टीज की, सुनिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहली चीज, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स बराबर है। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं ना, उनका सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बना के दिखा देता हूँ। क्या होता है देखो, इसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, बराबर भी है, पैरेलल भी है, ठीक है। ये चीज काम की हो गई। इसके अलावा आप इसके अंदर देखोगे एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। वो तो इसी की वजह से हुआ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का सम 180, 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 इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इनके, जैसे मान लो इनको मिलाओगे आप, इनको मिलाओगे आप, सारे आपस में बराबर नहीं होंगे, पर ये वाली चीज इसके बराबर होगी, ये वाली चीज इसके बराबर होगी, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एरिया निकालना होगा, तो क्या होता है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया आपने यहाँ पे, तो ये ए बी है मान लो, ये सी डी है, ठीक है। तो आपने एरिया निकालना है ना, तो आप पता क्या करोगे, परपेंडिकुलर इंटू बेस, ए बी इंटू सी डी कर दोगे, एरिया आ जाएगा। परपेंडिकुलर या फिर हाइट इंटू बेस, ऐसा करने से एरिया आ जाएगा, हाइट इंटू बेस, ए बी इंटू सी डी, सीधा सा तरीका। वैसे रोम्बस में जो एरिया होता है वो डायगोनल से निकलता है, क्योंकि रोम्बस में एरिया इससे भी निकल सकता है पैरेललोग्राम से, क्योंकि ये भी, इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल ही है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हो, रोम्बस के अंदर क्या खास बात होती है कि वो भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। ये एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और उसकी कंडीशन सारी की सारी ये करता ही है। इसमें तो बल्कि सारी साइड्स ही बराबर होती हैं, तो वो वाला फॉर्मूला तो यहाँ लग ही सकता है, जो पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला है वो इसमें लग सकता है, और बेस इंटू हाइट वाला। इसके अलावा आपका वो फॉर्मूला भी लग सकता है, लेकिन अलग फॉर्मूला है, वो भी बता देता हूँ। मान लो ये D1 डायगोनल है, ये D2 डायगोनल है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला भी लगता है इसके अंदर एरिया का,
ठीक है। अब जो सवाल आता है कि रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, ये भी तो आना चाहिए। देखो रोम्बस में क्या है, चारों साइड्स जो है वो बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जो डायगोनल्स होता है वो 90 डिग्री पे काटते हैं। पर पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। रोम्बस में तो सारी साइड्स बराबर है, ये भी ये भी ये भी ये भी सब बराबर है, इनके डायगोनल्स भी 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है। इसमें देखोगे तो सिर्फ डायगोनल बराबर बराबर काटते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पे नहीं काटते। अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, सारी साइड्स बराबर नहीं होती। ठीक है। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये वाला एरिया का फॉर्मूला लग जाता है वहां। ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें थी। अब मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, वो शुरू करते हैं। मैं फाइल ऐड कर रहा हूँ, रुकना। शुरू करो फटाफट से। पेरीमीटर और साथ ही बात की जा रही है ब्रेड्थ की। ब्रेड्थ अगर 14 यूनिट्स में लूं, पेरीमीटर है 35 यूनिट्स, ब्रेड्थ को मैंने लिया 14 यूनिट्स। पर देखो पता क्या है, पेरीमीटर को आधा करना पड़ेगा।
क्योंकि वो 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर होता है, 2 से कटेगा वैल्यू। अब ये तो नहीं कटती 2 से वैल्यू, तो आप शुरू में ही ना पहले से ही ना इसको डबल कर लो, 35 का डबल कर दो 70 आ जाएगी वैल्यू, 14 का डबल कर दो 28 आ जाएगी वैल्यू। डबल क्यों किया? देखो रेशियो है, चाहे आप इसका 4 4 5 5 गुना भी कर लो, 3 गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल किया इसलिए किया ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। अब 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 70 यूनिट्स, 2 से काटोगे 35 यूनिट आ गई वैल्यू। बी की वैल्यू आ गई 28 यूनिट, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस 28 यानी कि 7 यूनिट्स। ये आ गई आपके पास। कई बच्चे कहेंगे एल छोटी कैसे आ गई ब्रेड से? देखो जब तक वो आपके हाथ में छोड़ता है कि 2 वैल्यूज है, एक लेंथ है एक ब्रेड है, आप बड़ी वाली लोगे, पर एग्जामिनर खुद से आपके लिए एक्सेप्शनल चीजें रख सकता है। ठीक है, बढ़िया। आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 784। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ निकाली आपने 7 यूनिट, ब्रेड्थ निकाली आपने 28 यूनिट्स। इनका प्रोडक्ट एल इंटू बी कितना है 784। आपने कैंसिल कर दिया, यूनिट इंटू यूनिट, 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 2, 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7 गुना 2, 28 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 28 गुना 2। हमसे क्या पूछ रहे हैं? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14। बताओ जी। बताओ, इतना आराम से बताया गया है आपको, बताओ ना कैसा रहा? मस्त क्वेश्चन है सर। सर लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर, हाँ हाँ बड़ी होती है, हमेशा ही बड़ी होती है, बट ये मैंने भी नोटिस किया है, मॉक टेस्ट में भी, पेपर में भी, बुक्स में भी नोटिस किया है कि कई बार थोड़ा सा एक्सेप्शन दे देता है एग्जामिनर। वो कई बार खेलने का मन करता है उसका बच्चे के साथ, बट वो आपके हाथ में अगर दे रहा है कि 2 वैल्यूज आ रही हैं, उसमें से लेंथ कौन सी है ब्रेड्थ कौन सी है, तो बड़े वाली लेंथ लोगे छोटे वाली ब्रेड्थ लोगे हमेशा। दोबारा देख लो एक बार। लेंथ ब्रेड्थ की रेशियो 35:14 है, मतलब 35 ये पेरीमीटर ब्रेड्थ की रेशियो 35:14 है। 35 का आप मैंने जानबूझ के डबल किया है यहाँ पे। क्यों डबल किया? क्योंकि मुझे पता था मैं पेरीमीटर को 2 इंटू एल प्लस बी से इक्वेट करूंगा, 2 से कटेगी वैल्यू, इसलिए पहले ही मैंने डबल कर लिया है इसको। रेशियो में है, आप डबल ले लो चाहे ट्रिपल ले लो चाहे 4 टाइम्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 35 का डबल 70 यूनिट्स, 14 का डबल 28 यूनिट्स। 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू 70 आ गई, तो एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 35 यूनिट्स। एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 35 यूनिट्स। बी की वैल्यू है 28 यूनिट्स, तो एल की वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस 28 यानी कि 7 यूनिट्स। एरिया निकालना है एल इंटू बी, 7 यूनिट्स इंटू 28 यूनिट्स। 28 से काटा 28 टाइम्स कट गया, 7 से काटा 4 टाइम्स कट गया, यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट स्क्वायर आ गया। 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पुट कर दिया आपने 1 यूनिट की वैल्यू 2। हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 14 है, डी ऑप्शन। अगला सवाल, अगेन वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, करो।
देखो जनाब, एक स्क्वायर है अपने पास जिसका एरिया आपको दे रहा है 676 मीटर स्क्वायर है। हम जानते हैं कि एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 676 है। ए की वैल्यू आ गई ±26। ठीक है, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही लेंगे, लेंथ है तो साइड की वैल्यू आ गई 26। ठीक है, सही है। कहता है ये स्क्वायर का जो फॉर्म था ना, स्क्वायर कैसे बनाया गया, एक सर्टेन लेंथ की वायर से बनाया गया। अब इसकी वायर की लेंथ हम बता सकते हैं क्या? बता तो सकते हैं। इसकी साइड है 26, तो वायर की लेंथ होगी 4 × 26, यानी कि 104। तो वायर की लेंथ है 104 मीटर। उसी से हमने ये स्क्वायर को बनाया है। कहता है उसी सेम वायर से, 104 मीटर की वायर से हमने एक रेक्टेंगल को बना दिया। रेक्टेंगल की वायर की लेंथ अगर आपने निकालनी है, मतलब उसका पेरीमीटर आपने निकालना है, तो 2 × L+B आएगा वो। दो से काटोगे 52 आएगी वैल्यू। L+B की वैल्यू क्या आएगी? 52। हमें L और B की रेशो पता है कि B 55.55% लेस है L से। 55.55 मतलब 11.11% का 5 टाइम्स, यानी कि 1/9 का 5 टाइम्स, यानी कि 5/9। तो लेंथ से ब्रेथ जो है वो लेंथ से कम है। लेंथ अगर 9 है तो 9 का 55.55% यानी कि 5 कम है, यानी कि 4 है ये वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेंथ की वैल्यू है 9 यूनिट, ब्रेथ की वैल्यू है 4 यूनिट, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू है 52, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 4। हमने क्या बताना है? हमने ब्रेथ की वैल्यू बतानी है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 4 × 4 यानी कि 16, सॉरी क्या बतानी है मैंने? लेंथ की वैल्यू बतानी है। तो 9 × 4 यानी कि 36 मीटर आ जाएगी वैल्यू। आधे बच्चों ने किया, क्लास के आधे बच्चों ने। इतना इजी क्वेश्चन। सर बिना डबल किए भी आ रहा था पिछला सवाल। नहीं तो वो तो आना ही था, मैंने तो बस आसान बनाने के लिए डबल किया था। सर वायर सिलेंड्रिकल नहीं होगी? नहीं बच्चों, नेग्लिजिबल होता है। जब आप ऐसे बनाते हो ना कुछ, तो वो नेग्लिजिबल काउंट लिया जाता है वायर। वैसे तो वायर सिलेंड्रिकल ही होगी। आपकी बात ठीक है, वायर जो होती है आइडियली सिर्फ वायर की बात की जाए तो वो सिलेंड्रिकल है, बट ये ना वायर की लेंथ पे खेल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल पतली सी वायर है नेग्लिजिबल थिकनेस वाली, उससे स्क्वायर बनाया, उसी वायर से रेक्टेंगल बनाया। वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो ध्यान से एक बार। एक स्क्वायर है, इसका एरिया 676 है। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर की वैल्यू 676 है, तो साइड की वैल्यू 26 हो गई। साइड की वैल्यू 26 हो गई। 26 26 26 साइड वाला एक स्क्वायर है, तो इसको बनाने के लिए क्या लेंथ की वायर चाहिए? 26 + 26 + 26 + 26, यानी कि 26 का 4 गुना, यानी कि 104 मीटर की चाहिए। 104 मीटर। इसी वायर से हमने क्या दिया? रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल की भी यही लेंथ है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2 × L+B, उसकी वैल्यू 104 आ गई। L+B की वैल्यू 52 आ गई। तो कहता है बी की वैल्यू 55.55% लेस है लेंथ से, मतलब 5/9। 55.55% मतलब 5/9 लेस है। तो अगर यहाँ पे लेंथ है 9, तो उसका 5/9 यानी कि 5 कम, 4 आ गई ब्रेड्थ। तो 9 + 4 लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू 52 है, तो 13 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 52। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 बच्चों, ध्यान से सुनना।
1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। हमने क्या निकालना है, हमने लेंथ निकालनी है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 4 यानी कि 36 मीटर आ जाएगी वैल्यू, सी ऑप्शन। ये करके दिखाओ। एक पिज्जा है सर्कुलर, उसकी बात हो रही है, गलती नहीं करनी। पिज्जा सुन के बह नहीं जाना, क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले। एक सर्कुलर पिज्जा है, देखो समझो ध्यान से। 21 सेंटीमीटर की रेडियस है। वो कहता है कि ये बांटा गया है दोस्तों में कुछ इस तरीके से कि हर एक स्लाइस जो है वो 24 डिग्री एंगल वाली है। तो बताओ एरिया ऑफ ईच स्लाइस ऑफ पिज्जा कितना होगा। यही 24 डिग्री की स्लाइस है बच्चों, तो ये क्या सेक्टर की बात नहीं कर रहा। 24 डिग्री की स्लाइस है, सेक्टर की बात कर रहा है, और हमसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वो क्या होगा, थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 24 बटे 360, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21। 21 ये काटा 15 बार कटा, और 7 से काटोगे 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा। 22 का 21 गुना कितना होगा, 21 का डबल 42, 42 का 11 गुना 462। तो 462/5 आ गया आंसर। क्या आंसर आ गया, 462/5। 5 को लिखा मैंने 10/2, तो ये आ जाएगी वैल्यू 924/10, तो 92.4। ए ऑप्शन इज द आंसर। बताओ जनाब। एक बच्चे ने पिछले क्वेश्चन में एक डाउट पूछा था कि सर पिछले क्वेश्चन को एरिया इक्वल करके नहीं बना सकते। एरिया क्यों इक्वल होगा भैया, पेरीमीटर इक्वल होगा। सेम वायर यूज है बनाने के लिए, वायर जिससे बना रहे हो उसको पेरीमीटर बराबर होगा, एरिया थोड़ी ना बराबर होगा। ये कर लिया था सबने। अभी फॉर्मूला अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, धीरे धीरे बनने लगेगा। ठीक है। एक बच्चा कहता है कि सर ये 10 कहां से ले आया। 5 को लिखा मैंने, 5 को लिखा 10/2, 10/2। 5 10/2 होता है ना, इसलिए
ये करके दिखाओ, ये भी अच्छा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है वो कि वो 36√3 है। क्या आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया याद है? मैंने आपको पढ़ाया था, √3/4 साइड स्क्वायर, ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। बट ये तो कह रहा है कि वो 36√3 है। √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 12 है। अच्छा, तो पेरीमीटर कितना होगा? 12 + 12 + 12 36 होगा पेरीमीटर। तो अगर ऐसा है तो कहते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर उससे 100% ज्यादा है। 36 से 100% ज्यादा मतलब 36 से 36 ज्यादा, यानी कि 72 हो गया इसका। ओके, अब अगर 72 इसका पेरीमीटर है तो 72/4 यानी कि 18, 18, 18, 18, 18, 18, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ साइड हो गया ना बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ साइड हो गया। पेरीमीटर क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ साइड, वो 72 है। तो साइड की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 18, साइड की वैल्यू हो गई 18। तो हमने बताना क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? कितनी होगी? a√2 पता ही थी, भूल तो नहीं गए? हर बार डिराइव तो करने का कोई फायदा नहीं है। a√2 होती है साइड √2, साइड है 18, तो 18√2 होगी। ठीक है, साइड इंटू √2 होती है, जो भी साइड होती है साइड गुना √2, तो 18 गुना √2 18√2, सी ऑप्शन इज द आंसर। इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये था। अब किस किसने कर लिया था ये?
कोई भी ऐसी चीज है जो ना बताई हुई हो? नहीं, सब बताया हुआ है सर। फिर भी नहीं किया, किस खुशी में? देखो भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। पर ये बोल रहा है कि वो तो 36√3 है। इसको सॉल्व किया, ए की वैल्यू 12 आ गई। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 12 12 12 है। मतलब उसका पेरीमीटर जो होगा वो 36 हो जाएगा। अगर पेरीमीटर 36 हुआ तो कहता है स्क्वायर का पेरीमीटर अगर निकालना है तो वो ट्रायंगल के पेरीमीटर से 100% ज्यादा है। 100% ज्यादा का मतलब होता है डबल। या फिर देख लो 36 में 100% ज्यादा। 36 का 100% कितना होता है? 36। तो 36 में 36 ज्यादा, यानी कि 72 हो गया। 72 अगर यहाँ का, 72 अगर यहाँ का पेरीमीटर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ साइड। 4 टाइम्स ऑफ साइड होता है पेरीमीटर। पर ये तो 72 है, तो साइड की वैल्यू 18 आ गई। तो 18 18 18 साइड होगी। अब आपने निकालना है डायगोनल की लेंथ। डायगोनल की लेंथ 18 18 18 18। डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो वो होती है a√2। साइड √2 होती है वो। तो 18 18 18 18 साइड √2 मतलब हो गई 18√2। 18√2 मतलब डायगोनल की लेंथ आ गई आपके पास। स्क्वायर का जो डायगोनल है उसकी लेंथ आ गई 18√2। बात खत्म। चलो जी, आगे बढ़ते हुए। करो करो। ये तो परसेंटेज का सवाल है, ये तो कर लेना चाहिए था। ये तो गलत बात है भाई, लड़ाई करनी पड़ेगी मुझे आपसे लग रहा है। इतना आसान सवाल। एक बात बताओ, लेंथ 20% बढ़ गई। 20% मतलब 1/5 बढ़ गई। मतलब अगर 5 लेंथ थी पहले तो 1 बढ़ के 6 हो गई। ब्रेड्थ 10% घट गई, मतलब 1/10 घट गई।
मतलब पहले 10 थी तो 1 घट के 9 हो गई। सही है यार। तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, लेंथ ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। लेंथ पहले 5 थी अब 6 हो गई, ब्रेड्थ पहले 10 थी अब 9 हो गई। तो एरिया पहले 50 था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना एरिया, तो एरिया पहले 50 था अब 54 हो गया, मतलब 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया 50 पे, तो 100 पे कितना, 8% से तो हमारा जो एरिया है वो बढ़ गया। 8% यहाँ पे भी, 8% यहाँ पे भी। हमने पेरीमीटर और देखना है कितने से बढ़ गया, तब जाके पता लगेगा। पेरीमीटर का ध्यान से देखना, पेरीमीटर में अक्सर गलती हो जाती है। अब लेंथ जो है वो 1/5 से बढ़ गई, ब्रेड्थ 1/10 से घट गई। फिर कहता है, अब देखो पता है क्या होता है, मैंने रेशियो के चैप्टर में आपको बताया था, जब मल्टीप्लाई करनी होती है ना, तो उस समय आपको दोनों रेशियोज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। एरिया में मल्टीप्लाई करते होते हैं, इसलिए दोनों रेशियोज में हमने रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया, सीधा मल्टीप्लाई किया, सीधा निकाला 8% आ गया। बट पैरीमीटर में हमें ऐड करना पड़ता है, और जब भी दो रेशियोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। इसलिए मैं इस लास्ट वाली लाइन इस्तेमाल करूंगा जब पैरीमीटर निकालूंगा। तो कह रहे लेंथ 75% यानी कि 3/4 ज्यादा है ब्रेड्थ से। मतलब अगर ब्रेड्थ आपकी 4 है तो उससे 3/4 ज्यादा, यानी कि 3 ज्यादा 7 ये लेंथ होगी। तो 70/40 मान लो आपने, क्योंकि आपने 20% 10% बढ़ाना घटाना है ना, तो इसलिए मैंने 70/40 मान ली। लेंथ पहले 70 थी अब 40 हो गई, सॉरी लेंथ ब्रेड्थ 70 और 40 थी। लेंथ फिर क्या हो गया, 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई मतलब 14 बढ़ गई, मतलब 84 हो गई। ब्रेड्थ यहाँ पे जो है 10% घट गई, यानी कि 4 घट गई, यानी कि 36 हो गई। ये भी सही है। तो एरिया 2800 से कितना हो जाएगा, तो एरिया नहीं, सॉरी मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ यार, जरूरत ही नहीं है, वो तो हो चुका है। पेरीमीटर 2 × L + B होता है, तो 70 + 40 110, 110 का डबल 220 से कितना हो जाएगा वो 2 × L + B। इधर L + B करोगे तो 120, 120 का डबल 240, तो 220 से 240 हो जाएगा पेरीमीटर, मतलब 20 बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा 220 पे, तो 100 पे कितना 1/11 यानी कि 9.09%। द आंसर विल बी ए ऑप्शन। अब बताओ जी खेल। सारा परसेंटेज का अप्रोच था, मेंसुरेशन का तो सिर्फ फॉर्मूला था, बाकी सारा परसेंटेज का अप्रोच था, सिर्फ पेरीमीटर नहीं आया था बस। पेरीमीटर में दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जितनी बार मर्जी करा दूंगा, मुझे आना चाहिए, बस आपको आना चाहिए। देखो भैया, लेंथ को 20% से बढ़ा दिया, ब्रेड्थ को 10% से घटा दिया। अभी दो अलग अलग रेशियोज बनेंगी, क्योंकि दो अलग अलग परसेंटेजेस हैं, आपस में कोई लेना देना नहीं है। पर हमको जब ऐड करना होगा, पेरीमीटर में ऐड करना होता है ना लेंथ और ब्रेड्थ को, तो हमें दोनों रेशियोज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें लास्ट वाली स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना शुरू इससे किया जाए। तो लेंथ 75% ज्यादा है, 3/4 ज्यादा है ब्रेड्थ से, तो अगर ये 4 है तो उससे 3 ज्यादा है, यानी कि 7 हो गई लेंथ। तो मान लो 70/40 लेंथ ब्रेड्थ है, लेंथ को 20% बढ़ा दिया, 20% से बढ़ा दिया मतलब 14 से बढ़ा दिया, यानी कि 84 हो गई। ब्रेड्थ को 10% से घटा दिया, मतलब 4 घटा दिया, यानी कि 36 हो गई। अब 2 × L + B होता है पेरीमीटर। आप L + B करोगे 110 आएगा, उसका डबल करोगे 220 आ गया। आप L + B करोगे 120 आएगा, उसका डबल करोगे 240 हो गया। तो पेरीमीटर 220 से 240 हो गया, मतलब 20 बढ़ गया, 20 बढ़ गया 220 पे, तो 100 पे कितना 1/11 × 100 यानी कि 9.09%, और वो तो 8% निकाल के दिखाई दिया मैंने आपको। ठीक है जनाब, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पियो,
वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, जल्दी से वापस आ जाओ। चलिए जी रिज्यूम करते हैं। ये करेंगे जल्दी से फटाफट से।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 540। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका जो पेरीमीटर है वो 540 है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। द फार्मर विशेस टू ब्रॉडन द बाउंड्रीज ऑफ हिज फील्ड बाय 4 मीटर्स। उसने सोचा कि अपनी बाउंड्रीज को 4 मीटर से थोड़ा फैला दूं, मतलब वो यहाँ पे 4 मीटर की इंक्रीज चाहता है। 4 मीटर की इंक्रीज चाहिए उसे, बढ़ोतरी चाहिए। 4 मीटर से इंक्रीज करना चाहता है वो बाउंड्री को अपनी। ठीक है, बढ़िया, करेगा। हाउ मच बाय फाइंड बाय हाउ मच एन एरिया ऑफ फील्ड इंक्रीज। तो फील्ड का एरिया कितने से बढ़ रहा है? मान लो ये लेंथ एल है, ये बी है, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? देखो, समझो समझो, ध्यान से एकदम ध्यान से समझो। ये एल लेंथ है, ठीक है, एल लेंथ है, तो 4 वो यहां से बढ़ रही है, 4 यहां से बढ़ रही है, तो कुल मिला के 8 बढ़ जाएगी। 4 + 4 8, तो L + 8 हो जाएगी। इसको देखोगे इधर से तो ये B है, 8 यहां से बढ़ जाएगी, 8 यहां से बढ़ जाएगी, तो B + 8 हो जाएगी। ये भी ठीक है, बढ़िया। तो एरिया कितना बढ़ गया अगर मैं देखूं? बाहर वाला एरिया कितना है? L + 8 × B + 8, इतना है एरिया, है ना। L + 8 × B + 8 अगर मैं कर दूं L + 8 × B + 8, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ये सारा का सारा एरिया मिल जाएगा, सारा का सारा एरिया मिल जाएगा। अगर मैं उसमें से घटा दूं L × B, मतलब ये वाला एरिया घटा दूं अगर मैं, तो मुझे वो पता लग जाएगा ना कि कितने से एरिया बढ़ गया। तो मैंने घटा दिया इसमें से L × B, बस यही तो है इंक्रीज इन द एरिया। मल्टीप्लाई करना जरा, LB + 8L + 8B + 8 8 = 64 -LB। तो LB से LB कट गया, आया क्या हमारे पास? 8L + 8B + 64। ठीक है, अब इसको देखो कितना बढ़िया तरीके से लिखूंगा मैं। इसमें से 4 कॉमन निकाल लूंगा, 2L + 2B + 64। इधर से 2 कॉमन निकाल लूंगा, 2 × L + B, ये आ जाएगा। 2 × L + B क्या होता है? पेरीमीटर होता है, और वो यहाँ लिखा हुआ है 540। 4 × 540 + 64, तो ये कितना आ जाएगा? 2160 + 64, तो 2224 आ जाएगा। डी ऑप्शन, जो क्लास के मात्र 4% बच्चों ने किया था, पूरी क्लास के 4% बच्चों ने। एक बच्चा कहता है L + 4 नहीं हो जाएगा। L + 4 कैसे हो जाएगा नालायकों? 4 यहां से भी बढ़ रहा है, 4 यहां से भी बढ़ रहा है, ये पूरा L है। 4 इधर से बढ़ गया, 4 इधर से बढ़ गया, तो L + 8 हो जाएगा ना। वैसे B + 8 हो जाएगा ना। टोटल 4 इंक्रीज होगा सर, 8 इंक्रीज होगा। समझ गए? सर एनसीईआरटी से सॉल्व कर लेंगे? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
तो कुछ नहीं किया हमने, बाहर वाले एरिया में से l+8 इंटू b+8 से, ये पूरे एरिया में से हमने l इंटू बी मतलब ये बीच वाला एरिया हटा दिया, तो बच क्या गया, ये बच गया। इधर से 4 कॉमन निकाला तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, फिर 2 कॉमन निकाला तो 2 इंटू एल प्लस बी आ गया, तो ये 540 के बराबर है। तो 540 इंटू 4 इंटू प्लस 64, 2224 आ गई। ये करो, सारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे इसके अंदर, ध्यान से करना। कहता है एक सर्कल का डायमीटर 84 है, तो रेडियस 42 हो जाएगी। एक स्क्वायर है जो बनाया गया है सरकमफ्रेंस के साथ कुछ रिलेट करके। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये 12 का 2 गुना 24, 24 का 11 गुना 264, 264 है सर्कल का। यहाँ पे सर्कल का सरकमफ्रेंस है 264। अब हमारी जो साइड है ना स्क्वायर की, वो इसका 16.66% यानी कि 1/6 है। तो 6 से करोगे तो 44 आ जाएगा। तो स्क्वायर की जो साइड है वो 44 है, 44 सेंटीमीटर। क्या है, स्क्वायर की साइड 44 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़िया। दिस स्क्वायर हैज एन एरिया डबल टू दैट ऑफ रेक्टेंगल। भाई ये जो स्क्वायर का एरिया है ना, कितना एरिया आएगा साइड स्क्वायर, 44 इंटू 44 कितना आ जाएगा एरिया, 44 का स्क्वायर वो कितना होता है, 1936। हाँ 36, 1936 होता है। वो कहता है कि स्क्वायर का एरिया ना रेक्टेंगल से डबल है, मतलब इसका आधा कर दोगे ना, इसका अगर आधा कर दोगे 968, ये एरिया रेक्टेंगल का आएगा 968।
जब आप 1936 का आधा कर दोगे 968 आएगा आपके पास रेक्टेंगल का एरिया। कहते हैं जिसकी लेंथ जो है वो 8 गुना है ब्रेड्थ की। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का 8 गुना है, मतलब ब्रेड्थ अगर 1 यूनिट है तो उसका 8 गुना लेंथ है। तो एरिया कितना आ जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर। और एरिया यहाँ कितना निकाला है आपने 968। तो 8 से काटा 121 आ गई। 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 121, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 11। हमसे पूछा जा रहा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, वो कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि ये हो गया 18 यूनिट। और 18 यूनिट हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 11, तो ये आ गया 198, 198 सेंटीमीटर आ गया। क्या समझ पा रहे हैं हम? कितना बढ़िया क्रॉस लिंकिंग थी यार, सब फॉर्मूलाज एक में ही हो गए। टाइम लगा बट सही हुआ। हाँ जी, अब ये सेशन करते हैं यहीं पे एंड। आप में जितने बच्चों ने बड़े पेशेंस के साथ ये नया चैप्टर आपके लिए था जो पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। आप गूगल से, आपको मैं दे भी दूंगा मेंसुरेशन की पीडीएफ। आप चाहे इसके लिए पता है क्या करो, 8th क्लास की मेंसुरेशन की आप जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कर लो, चाहे वो ना भी करो सिर्फ क्लास के रिवाइज कर लो, छोड़ो वो भी ना करो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्लास के क्वेश्चन रिवाइज करके क्लास के ही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर लो, बस मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, मेंसुरेशन के लिए जितना पेपर में आता है उतना हो जाएगा। बट जितने क्लास में फॉर्मूलाज बताए हैं, जितने क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं, वो सब रटे हुए होने चाहिए बस बढ़िया तरीके से। वो उसमें क्या क्या किया है, क्या अप्रोच लगाई है, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज एक्स्ट्रा क्लास थी मेंसुरेशन हमारा, आज यहाँ पे 2D 3D सब समाप्त हो गया। अब हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मंडे को, और ऐसे ही आगे इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। उसके बाद आएगा हमारा SICI, और एक एक्स्ट्रा क्लास भी बढ़िया की वो भी करेंगे, और उसके साथ ही हमारा ये कोर्स, ये बैच ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन ये वाला यहीं पे एंड करते हैं। रिवाइज करते रहिए, होमवर्क कंप्लीट करते रहिए, और आपने अगर क्वांटा ले लिया तो क्वांटा से पूरा का पूरा सॉल्व करते रहिए। क्वांटा मेरी तरफ से लॉन्च की गई एक किताब है, अब वो ले लो, आपके आसपास मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगी। वो क्वांटा से आप सॉल्व कर लो। अगर क्वांटा नहीं तो और भी काफी किताबें हैं मार्केट में, RS अग्रवाल है, सर्वेश के वर्मा है, जो भी अवेलेबल आपके पास किताब है उसमें से आप प्रैक्टिस करते रहिए रोजाना। आपने कम से कम 30-40 क्वेश्चन अर्थमेटिक के करने हैं जो टॉपिक हो चुके हैं उनके। ठीक है, इस सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों।